S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. If you have seen the previous video on genetics, you might have understood that what was Mendel's contribution and the fundamental principles which were established by Gregor John Mendel are called as Mendelian genetics. But do you know that Mendelian genetics also has exceptions, and there are a lot of other effects which were not explained and not studied by Mendel and they are now known. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे जेनेटिक्स में ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मेंडल के टाइम पर नोन नहीं थे, उनके फंडामेंटल लॉज से मैच नहीं करते हैं और एज एन एक्सेप्शन या कह सकते हैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कुछ नए पैटर्न्स जेनेटिक इनहेरिटेंस के सामने आते हैं. Welcome to S. Chand Academy. My name is Aditya and we are looking at the genetics portion and we will be talking about another very interesting aspect on extra Mendelian characteristics or extra Mendelian traits जो genetics Mendel's के laws को follow नहीं करती है. If you want to read more about this, इस topic के बारे में आप और पढ़ना चाहते हैं तो S. Chand Publishing की इन books को refer कर सकते हैं. इन books का e-book का जो link है description box में दिया हुआ है if you want to access that. So let us start our new topic in this video, that is extension of Mendelian genetics. So I would say that Mendelian genetics, which is known for three fundamental laws, that is law of dominance, law of segregation and law of independent assortment, goes beyond that. उनकी डिस्कवरी के बाद जब 1940 में रीडिस्कवर हुए मेंडल्स लॉज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस डेवलप हुई, उसके बाद और भी बहुत सारे रिसर्चर्स ने मिलकर कुछ नए कॉन्सेप्ट डेवलप किए. उन्हीं कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा मेंडेलियन जेनेटिक्स, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो आपको ध्यान है कि हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स में बात की थी डोमिनेंस की. अगर एक एलील डोमिनेंट है, एक एलील रिसेसिव है और एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो उस सिचुएशन में वो एलील एक्सप्रेस होता है जो कि डोमिनेंट होता है. इफ द सिचुएशन इज लाइक कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, इफ कैपिटल आर इज रिप्रेजेंटिंग रेड कलर and small r is representing white color of some flower, then in this situation when genotype is capital R small r, the phenotype will be red. That is called as complete dominance. तो ये मेंडल के लॉ के अकॉर्डेंस में है. लेकिन ग्रेजुअली जब और ट्रेड्स को स्टडी किया गया कुछ ऑर्गेनिज्म में तो ये देखने को मिला कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो सकती है. अभी हम थोड़ी देर में इस बारे में भी बात करेंगे. एक और टर्म है जो कहलाता है कोडोमिनेंस. सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस. एक्चुअली इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ फैक्टर. इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक टर्म है जहां पर दो एलील्स वो कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं करते हैं or you can say incompletely suppressed. So I was saying that incomplete dominance is as someone where both the alleles they are blended together. ये एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करते हैं, इसमें कोई डोमिनेंस का फिनोमेना नहीं होता है, लेकिन एक ट्रेड दूसरे ट्रेड के साथ मिक्स हो जाता है. क्योंकि यूजुअली डोमिनेंस का मतलब ये है, अगर आप जेनेटिक बेसिस उसके देखें तो आप कह सकते हैं डोमिनेंट का मतलब कि एक ही एलील एक्सप्रेस हो रहा है और जब एक एलील एक्सप्रेस हो रहा है तो दूसरा जो है सप्रेस हो जा रहा है. द अनदर वन इज बीइंग सप्रेस्ड बाय द फार्मर वन. लेकिन अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगी तो ये डोमिनेट ना करके इसको पूरी तरह सप्रेस नहीं कर पाता है. सो लॉजिकली स्पीकिंग दे गिव राइज टू अ न्यू कॉम्बिनेशन और अ न्यू ब्लेंड. इससे एक नया ब्लेंडेड वर्जन मिलता है, नया ब्लेंडेड स्टाइल मिलती है फिनोटाइप की. तो आप ये कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फॉर एग्जांपल इफ यू डू अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, टू प्लांट्स, लेट अस से one was having a red flower, another was having white flower. If they blend together, then of course this will make gametes RR and this will make gametes small r, and all the individuals are likely to be
हेट्रोजाइगस, सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं हेट्रोजाइगस होंगे. So if all the organisms are heterozygous, then according to the law of dominance they should have been red. लेकिन अगर रेड कलर डोमिनेंट नहीं है किसी इंडिविजुअल में, जैसे कि स्नैपड्रैगन का एक प्लांट होता है. So if you look at the snapdragon plant, if this is the genotype, this will appear as a blend of red and white, and that will be, friends, pink. तो यहाँ पर आपको F1 जनरेशन में रेड फ्लावर्स ना मिलके पिंक फ्लावर्स मिलेंगे, एंड दैट्स अ डिफरेंट वेरिएंट ऑफ द फिनोटाइप. तो कहने का मतलब ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दो एलील्स एक दूसरे को, एक एलील जो पूरे दूसरे को सप्रेस कर देता है वो नहीं कर पाता है, इसलिए दोनों एलील के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होने के बाद एक नया ब्लेंड क्रिएट हो जाता है, एंड दैट्स कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. नाउ अ वेरी रिलेटेड टर्म इज कोडोमिनेंस. Codominance is different from incomplete dominance. Both the alleles are equally expressed. I mean, incomplete dominance में तो पहला वाला डोमिनेट नहीं कर पाता है, तो पहला वाला बन रहा है लेकिन दूसरा वाला भी लीकी तरीके से बन रहा है. दूसरे वाले को सप्रेस कर देना चाहिए था लेकिन सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो दूसरा कुछ प्रोडक्ट बना रहा है दूसरा एलील भी. लेकिन कोडोमिनेंस में क्या होता है, देयर इज एक्चुअली नो कॉन्सेप्ट ऑफ repression, or there is no concept of dominance. Dominant कोई है ही नहीं, nothing is dominant here. Means you can say the codominance is a kind of contradiction to the law of dominance of Mendel. जो मेंडल का डोमिनेंस का लॉ था उसको वायलेट करता है कोडोमिनेंस, and it says that there is nothing like dominance in those alleles. If there are two alleles heterozygous state, both of them will make their product. दोनों ही अपने प्रोडक्ट बनाएंगे. For example, if you have seen roan colored cows, अगर आपने रोन कलर के काउज, थोड़े ब्राउनिश टाइप के काउज देखे हैं, तो इनमें क्या होता है कि कुछ एक जीन जो है लेट अस से कि ब्लैक कलर के लिए है, और एक एलील जो है दैट इज लेट्स से फॉर वाइट कलर. एंड इफ दिस इज अ हेट्रोजाइगस स्टेट, सो ओवर द एंटायर बॉडी दे विल हैव वाइट हेयर्स एंड दे विल हैव ब्लैक हेयर्स कंटिन्यूअसली, एंड दिस विल लीड टू रोन कलर. इससे क्या होगा, उनकी बॉडी में रोन कलर डेवलप हो जाएगा. सो दिस इज वन एग्जाम्पल, रोन कलर्ड skin or roan colored hairs. I mean, both the alleles are being expressed, equally expressed. Similarly, we have another example of codominance that is represented by blood groups. जो हमारे blood group होते हैं, that's a complex topic to understand. We may discuss that in a separate video sometime, but we should understand in a simple way that red blood corpuscles have got some antigens on their surface. इनके सरफेस पर कुछ एंटीजेंस होते हैं which are synthesized by some genes, and usually we will have three type of alleles representing the blood group. तो पहली बात तो ये कि एक कन्वेंशनल एलिलोमॉर्फिक पेयर का एग्जाम्पल नहीं है, ये मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप ट्रेट. लेकिन फिर भी अगर हम इस बारे में बात करें कि in an individual the allelomorphic pair is this. This is a heterozygous state. So if this is heterozygous state, if the law of dominance would have been applicable, अगर law of dominance applicable होता तो जो भी इसमें ट्रेट डोमिनेंट है, अगर A एंटीजन का ट्रेट डोमिनेंट है तो A एक्सप्रेस होना चाहिए था, B का डोमिनेंट है तो B एक्सप्रेस होना चाहिए था. अगर ये इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है तो दोनों की अमाउंट मैक्सिमम से कम होनी चाहिए थी और एक नया ब्लेंड, नया फीचर आ जाना चाहिए था. लेकिन ये कोडोमिनेंट है, इसलिए सेल के ऊपर A एंटीजन और B एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल्स का ब्लड ग्रुप होता है AB ब्लड ग्रुप. So AB blood group, roan color of the skin, these both represent examples of कोडोमिनेंस. ये कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इन स्ट्रिक्ट वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस विच वॉज प्रपोज्ड बाय मेंडल. सो इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ
Mendelian genetics. Now let's move further. We talk about another aspect that is called multiple allelism. Usually what we have learned, अभी तक जो हमने देखा वो यही था कि alleles दो ही होते हैं. Like for flower color you have red allele and white color allele. For height you maybe having tall or short. So most often when a trait is controlled by a single gene, they will have allelomorphic pair. Now what does that multiple allele mean? क्या हमारे शरीर में एक से ज़्यादा allele हो सकते हैं? अगर हम किसी trait को multiple allelic trait कहते हैं, are we talking about an individual? No. Multiple allelism may not refer directly to an individual, क्योंकि एक individual जो कि diploid है उसके अंदर तो हमेशा दो ही allele होंगे. अगर कोई एक सिंगल फैक्टोरियल ट्रेट है तो उसके एलील कैसे होंगे? हमेशा दो ही होंगे. एक इस क्रोमोसोम पर विच विल बी कमिंग फ्रॉम मेल, अनदर ऑन दिस क्रोमोसोम दैट विल बी कमिंग फ्रॉम फीमेल. सो ऑलवेज यू विल हैव एलिलोमॉर्फिक पेयर्स. हमेशा आपके पास एलिलोमॉर्फिक पेयर्स ही होंगे. हाँ, अगर एक ट्रेट कई सारे जीन से रेगुलेटेड है वो एक अलग बात होती है, उसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. Polygenic inheritance. So do not confuse between polygenic inheritance and multiple allelism. Polygenic inheritance like our skin. So our skin can be controlled by multiple genes, or diseases like diabetes, diseases like cardiovascular diseases. इनके लिए बहुत सारे genes involved हो सकते हैं. So within an individual, you are just looking here at one pair of chromosome. There are 22 other pairs of autosomal chromosomes. तो कई जगह एक ही trait को कंट्रोल करने के लिए genes हो सकते हैं. That might be considered as a polygenic trait. But we are talking about multiple alleles. What does that mean? It means that there will not be only two type of alleles. There will be more than two type of alleles. दो से ज़्यादा type के alleles होंगे. फॉर एग्जाम्पल जो अभी हम बात कर रहे थे, लेट्स टॉक अबाउट ब्लड ग्रुप. अगर हम ब्लड ग्रुप की ही बात करें तो ब्लड ग्रुप में तीन तरह के एलील्स अक्सर देखे जाते हैं. एक IA, एक IB एंड एक स्मॉल I, which will inhibit the synthesis of antigens on the surface of RBCs. So this will be a trait that will control the synthesis of antigens on the surface of RBCs. कोई antigen नहीं होगा. If this is the allele, then it will lead to O blood group. इससे O blood group आएगा. If this will be the allele, that will lead to B blood group. B antigen बनाएगा. And if this will be the allele, that will lead to A blood group. But within an individual, एक individual के अंदर हमेशा allelomorphic pair ही होगा. तो ऐसा हो सकता है कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? जस्ट लुक एट दैट. बिकॉज ऑफ थ्री एलील्स, इफ यू हैव थ्री एलील्स, यू कैन हैव पेयर्स लाइक IA-IO, you can have IB-IO, you can have IA-IB, or you can have IO-IO. I am representing this IO for small I, which will lead to no allele. No antigen on the RBCs. So you can have more than one type of allelomorphic pair. यहाँ पर homozygous, heterozygous हम use नहीं करेंगे, because this may be homozygous, this may be heterozygous, this may be heterozygous, this may be heterozygous. Or apart from that, you can also have homozygous like this or homozygous like this. तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ ट्रेडिशनली यू वर हैविंग ओनली थ्री टाइप ऑफ एलिलोमॉर्फिक पेयर्स, अगर हम इसकी बात करें रेड और वाइट की, तो आर कैपिटल आर स्मॉल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर, तीन ही एलिलोमॉर्फिक पेयर मिलते हैं. लेकिन जैसे ही एलील का नंबर 3 हुआ, वैसे ही आपको कितने तरह के एलील मिल सकते हैं? देखिए, दिस इज a homozygous situation, this is a homozygous situation, this is also a homozygous situation. तो तीन तो homozygous situation मिल रही है आपको, एंड तीन तरह की
हेट्रोजाइगस सिचुएशन आपको मिल रही है, जिसमें कि एक हमने अभी एग्जाम्पल कोडोमिनेंस का भी देखा, तो ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल है और कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है. सो व्हाट डज दैट मल्टीपल एलिलिज्म मीन्स? इफ फॉर अ ट्रेट within a population there are more than 2 alleles, usually 2 ही allele होते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा allele हैं, here in this case 3, then it will give rise to more number of allelomorphic pairs. जब 2 एलील थे तो 3 एलिलोमॉर्फिक पेयर थे, 2 होमोजाइगस 1 हेट्रोजाइगस. जब 3 एलिलोमॉर्फिक पेयर हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 होमोजाइगस कंडीशंस हैं और 3 यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशंस देखने को मिल रही हैं. So that increases the number of possible allelomorphic pairs in an individual, and they decide the blood group. That's a different subject to understand. This will form A blood group, this will form B blood group, this will form AB blood group, this will form B, this will form A, and this will form O blood group. So this is how multiple allelism is understood. Now there are few more topics, कुछ और चीज़ें हैं जो extra Mendelian inheritance को explain करती हैं, जैसे कि epistasis का एक phenomena है, pleiotropy, extra chromosomal inheritance. We will see them after a short break. Hello everyone, I am Dr. Seema Thakran. In semester 1, we covered limit and continuity, differentiability, asymptotes, tangents and normals, curve tracing. Now in semester 2, I will be covering differential equations and partial differential equations. There are number of differential equations, so we will be learning how to find solutions for particular differential equations. Then we will come to partial differential equations, and this topic is very important. If we see the applications, real life applications of this differential equation and partial differential equations, one of the applications are like circuits. We have any circuit we can write in a form of a differential equation and then we can solve the circuit. Then Newton's law of cooling is completely based on differential equations. Then coming to heat flow, that is also completely based on differential equations. Stay connected with S Chand Academy. Don't forget to share, like and subscribe S Chand Academy, and don't forget to press the bell icon also for the future updates. Thank you. वेलकम बैक टू एस चांद अकेडमी. हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा मेंडेलियन इनहेरिटेंस की, जो कि फंडामेंटल लॉज होते हैं मेंडल के, उनके बियॉन्ड देखी जाती है. अब तक हमने ब्रेक से पहले कुछ फिनोमेना की बात की थी, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, और तीसरा जो था मल्टीपल एलिलिज्म. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीथल एलील. व्हाट लीथल एलील इज? लीथल एलील किसे कहते हैं? तो लीथल एलील का मतलब होता है एक ऐसा एलील दैट कैन कॉज डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अगर वो एलील प्रेजेंट है तो उस एलील की वजह से एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है, उसको हम लीथल कहते हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एलील अगर एक ही पेयर में से एक ही एलील है तो डेथ होगी. इट डिपेंड्स अपॉन वेदर लीथल एलील इज़ डोमिनेंट एलील और अ रिसेसिव एलील. एक एग्जांपल छोटा सा यहाँ मैं दूंगा आपको ये समझने के लिए. कुछ माइस होते हैं जिनके कलर अगॉटी कलर कहा जाता है, एंड दैट अगॉटी कलर कम्स फ्रॉम एन एलील that is a combination of black color and yellow color hairs. येलो और ब्लैक कलर के हेयर्स जो होते हैं वो अगॉटी कलर देते हैं. इसका एक म्यूटेंट एलील होता है जो येलो कलर्स के हेयर प्रोवाइड करता है. तो लाइट येलो, दिस एलील प्रोवाइड्स लाइट येलो कलर. तो कन्वेंशनली अगर हम ये देखें कि एक इस तरह के जीनोटाइप वाले माइस का, लेट्स से वी मेक अ क्रॉस बिटवीन दीज पॉसिबिलिटीज. अगर हम इन पॉसिबिलिटीज का क्रॉस कराएं, सो यू हैव अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म विच इज मेटिंग विद अनदर हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म. ये भी अगॉटी था, ये जो माइस था ये अगॉटी था और ये अगॉटी था. So when you cross these two, you will get an organism with this genotype. Here you will get this genotype. Here you will get this genotype. And here you will get this genotype.
सो सी यूजुअली एगॉटी फिनोटाइप जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम येलो एंड ब्लैक हेयर्स. दिस इज रिप्रेजेंटिंग ब्लैक हेयर फॉर्मेशन. इससे ब्लैक हेयर्स बन रहे हैं और इससे येलो हेयर्स बन रहे हैं. तो आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली कंसिडरिंग द फिनोमेना ऑफ डोमिनेंस, अगर यहाँ पर डोमिनेंस होती तो ये भी ब्लैक होना चाहिए था, ये भी ब्लैक होना चाहिए था, ये भी ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन डोमिनेंस नहीं होती है. दीज इंडिविजुअल्स विच हैव ए बाय दे विल हैव अ मिक्सचर ऑफ येलो एंड ब्लैक. तो ये एगॉटी होंगे, यानी कि येलो प्लस ब्लैक होगा, इसमें भी येलो प्लस ब्लैक होगा और ये पूरी तरह ब्लैक होगा, क्योंकि इसमें एगॉटी वाला येलो वाले फाइबर्स के लिए जीन नहीं है. नाउ कमिंग टू दिस शुड हैव बीन लाइट येलो. ये पूरी तरह येलो कलर के हेयर्स वाला माइस होना चाहिए था, लेकिन नेचर में इस तरह के माइस मिलते ही नहीं है. अगर आप इस तरह के जीनोटाइप वाले माइस ढूंढने की कोशिश करेंगे, you won't find, because this allele is lethal, and if any embryo is developed with this kind of allele, they are already dead. वो मर चुके होते हैं. So in nature you can find sometimes some of the alleles, allelomorphic pairs, which are lethal to an organism, और उस तरह के alleles की organisms की death हो जाती है. Now this is in case of this is the case of a recessive allele, recessive lethal allele. If it would have been dominant, अगर कोई dominant lethal allele होता है तो अगर उसकी एक कॉपी भी होगी, that will cause death of the organism. The reason behind why this lethal allele arise is actually they must be encoding for some of the genes which are crucial for biological functions. कुछ fundamental functions के लिए जीन होते हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो जीन नहीं होते हैं, जैसे कि DNA polymerase का जीन अगर म्यूटेट हो जाएगा किसी इंडिविजुअल में, let us say in a bacteria, then it will never survive. So a mutant version or an allele of DNA polymerase which is not capable of doing its work will lead to the lethal allele. उससे एक lethal allele बन जाएगा. So that's how we define lethal allele. This is again inheritance pattern would change. Ideally inheritance pattern shows कि अगर एक heterozygote को दूसरे heterozygous organism से cross breed करते हैं तो एक homozygous, एक dominant homozygous, दो heterozygous और एक recessive homozygous मिलना चाहिए. That means 1:2:1 का रेशियो आना चाहिए जीनोटाइप का, और फिनोटाइप का रेशियो जो है 3:1 का आना चाहिए. लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जीनोटाइप का रेशियो जो है 1:2 का हो जाएगा एंड फिनोटाइप का रेशियो भी 1:2 का हो जाएगा. ये ब्लैक माइस होंगे या एगॉटी माइस होंगे. सो द रेशियो इन लीथल जीन वुड चेंज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइप टू दिस पर्टिकुलर टाइप. That is how the probability of offsprings would also change because of the lethal allele. So if you are not able to find a probability which is predicted, it is likely that there will be some lethal gene in the alleles. Now a phenomena called epistasis. ये भी बड़ी interesting phenomena है. Epistasis phenomena जो है, इसमें क्या देखा जाता है कि one gene affects another gene. One allele affect other allele. इसको समझने के लिए हम एक डाईहाइब्रिड क्रॉस को मिमिक करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं एक डाईहाइब्रिड क्रॉस को. तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि हम दो जीन्स, दो एलील्स यानी कि दो ट्रेड्स को एक साथ कंसिडर कर रहे हैं. लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्लावर कलर रेड एंड देयर इज एन एलील, allelomorphic pair RR for red and another for white, that is small r small r. But let us also imagine that इनके साथ एक और allele present है, there is another allele that is present with them, and let's say that is XX and small x small x. कोई और अनरिलेटेड जीन है जो कि इनके साथ प्रेजेंट है. तो अगर हम इस ऑर्गेनिज्म का इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो देखते हैं क्या होता है. सो लेट मी राइट हियर XXRR is crossing with
small x, small r, this is likely to be white and this is likely to be red. First they will form gametes, सबसे पहले ये gametes बनाएंगे और जब इसके gametes बनेंगे तो देखिए क्योंकि ये दो अलग अलग एलील हैं तो ये दोनों एलील इसके बनने वाले gametes सारे कैसे होंगे XR, एक पेयर में से एक निकल जाएगा XR, इस तरह के एलील्स बनेंगे और दूसरे इंडिविजुअल के जो गैमीट्स होंगे XR। तो अगर पहली जनरेशन की हम बात करें, F1 जनरेशन की बात करें, सो इन F1 जनरेशन ऑल द इंडिविजुअल्स दे विल बी कैपिटल X, कैपिटल R, स्मॉल r. Alright? That means according to the law of dominance, अगर ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर हम इस बात को माने कि दो ट्रेड्स एक दूसरे से अलग होते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, तो इस एलील पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि ये फ्लावर जो है रेड का रेड ही होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन इसका मतलब हमें आगे आने वाली जनरेशन में दिखता है, नेक्स्ट जनरेशन में कैसे दिखता है, जब हम इसकी अगली जनरेशन की बात करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन, सो इफ वी टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट जनरेशन, ये तो F1 जनरेशन थी, अगर हम इसी के गैमीट्स अब बनाकर देखें तो इसके गैमीट्स कितने तरह के बनेंगे। देखिए द गैमीट्स में बी आइदर XR और इट में बी स्मॉल x कैपिटल R, कैपिटल X स्मॉल r और स्मॉल x स्मॉल r। चार तरह के गैमीट मेल के बनेंगे और इसी तरह से चार तरह के गैमीट जो हैं वो फीमेल के भी बन सकते हैं। So let us try to now look at कि कितने तरह के जीनोटिपिक वेरिएंट्स होंगे, and if you just try to make that thing, you will find that it will be capital X capital R, capital X small x capital R capital R, capital X capital R small r। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो आउटकम होगा इस जनरेशन का, ये आपके लिए पहले से बना कर रखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग तरह के जीनोटाइप हैं। दीज आर 4 जीनोटाइप ऑफ मेल्स एंड दीज आर 4 सिमिलर जीनोटाइप ऑफ फीमेल्स। तो आइडियली अगर हम सिर्फ R और R को देखें तो होना क्या चाहिए, जहाँ पर भी कैपिटल R है वो सारे फ्लावर्स रेड होने चाहिए और जहाँ पर भी स्मॉल r है वो सारे फ्लावर्स वाइट होने चाहिए। तो वाइट फ्लावर्स की अगर हम बात करें इसमें दिस फ्लावर शुड बी वाइट, 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 ये सारे फ्लावर्स वाइट होने चाहिए और बाकी सारे कैसे होने चाहिए, रेड होने चाहिए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है रियलिटी में, द कलर ऑफ द फ्लावर विल ऑल्सो बी डिटर्मिन्ड बाय अनदर फैक्टर। आई मीन इफ अ फ्लावर इज रेड, that will only be red if another gene is also dominant, एक दूसरा dominant gene present है। So this leads to an additional color generation, एक additional color यहाँ पर देखने को मिलता है। If you have capital X small x, capital X small x, capital X, so wherever this X gene is present, I mean एक additional gene जहाँ present है, this will lead to change in the color of flowers, यानी कि एक जीन दूसरे जीन के फ्लावर्स पर कलर पर इफेक्ट डालता है। और वो ऐसा क्यों होता है, अगर आप इसको लॉजिकली समझें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कलर 1 जो कि वाइट है, वाइट से एक पाथवे को यूज़ करके यहाँ पर कोई जीन है जो कि रेड कलर बना रहा है और एक दूसरा जीन है जो कि वाइट कलर बना रहा है या फिर पर्पल कलर बना रहा है, लेट्स से दैट्स गिविंग राइज टू पर्पल कलर। सो वन जीन दैट इज मेकिंग अ प्रिकर्सर ऑफ दीज टू कलर्स, जो इनका प्रिकर्सर बना रहा होगा, if that is not present, that is not dominant, then the appearance of these color may be masked, इन colors की appearance mask हो सकती है। So white color will remain white if these two genes are not active। अगर white color का जीन एक्टिव है और उसके बाद Y एक्टिव है तो पर्पल बन जाएगा, white color का जीन एक्टिव है और X भी एक्टिव है तो रेड बन जाएगा। So sometimes when the biochemical pathways involve more than one gene
and an allele is influencing another allele, that phenomena is called as epistasis. उसको हम epistasis कहते हैं. Now beyond that there are many other things like एक pleiotropy का concept है. Pleiotropy का concept है कि one gene or one allele many effects. अभी हमने जो epistasis देखी उसमें क्या था, one effect controlled by more than one allele. एक जीन से ज़्यादा, एक जीन से एलील से ज़्यादा इफेक्ट कर रहे थे किसी को, लेकिन अगर एक जीन एक एलील कई सारे इफेक्ट कॉज करता है, जैसे कि फिनाइल कीटोन यूरिया बीमारी जो होती है, यू नो हाउ फिनाइल कीटोन यूरिया इज कॉज्ड, that is caused by a single mutation on a chromosome that leads to or prevents the degradation or breakdown of phenylalanine. फिनाइलएलानिन के डिग्रेडेशन को रोकने वाला जो करने वाला एंजाइम है वो म्यूटेट हो जाता है. इसकी वजह से फिनाइलएलानिन एक्यूमुलेट होने लगता है बॉडी में इन दिस पर्टिकुलर डिजीज. लेकिन ये तो एक इफेक्ट हुआ फिनोटाइप, लेकिन फिनाइलएलानिन के एक्यूमुलेट होने से बहुत सारी सीवियर एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं. न्यूरोनल डिजीज़ हो सकती हैं, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किडनी रिलेटेड, हीमोस्टेसिस पे इफेक्ट पड़ जाता है. तो जब एक जीन में होने वाले म्यूटेशन से मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, इसके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस इफेक्ट को, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, प्लेयोट्रॉपी कहते हैं. Then we have a couple of more things. Some of the traits, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो सेक्स लिंक्ड होते हैं, जैसे कि फीमेल के बॉडी में प्रेजेंट एक्स क्रोमोसोम पर कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम के साथ ही एसोसिएटेड होंगे. तो इनका जो पैटर्न होता है इनहेरिटेंस का, दैट वी विल सी जनरली फीमेल टू मेल होता है. लेकिन कुछ जीन्स जो होते हैं वो वाई क्रोमोसोम पर ही होते हैं, जैसे कि कानों के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, दोज जीन्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन मेल्स, तो उसका ट्रांसमिशन मेल टू मेल होता है. इनको हम होलैंड्रिक जीन्स भी बोलते हैं, होलैंड्रिक जीन्स भी कहते हैं. तो जब हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करते हैं, देन इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मेंडेलियन पैटर्न. जो मेंडल का पैटर्न है इनहेरिटेंस का, इसका पैटर्न उस पैटर्न से अलग होता है. and that outcome can be discussed in more detail during the pedigree analysis. अगर हम पेडिग्री की बात करें तो इनके बारे में हमें और ज़्यादा सीखने को मिलता है. तो कहने का मतलब ये है कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम्स व्हिच आर डिटर्मिनिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, और इट इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक सेक्स इन एन इंडिविजुअल. इसको हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, कुछ इनहेरिटेंस ऐसी भी होती है जो क्रोमोसोम पर नहीं होती है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस. अब वो कैसे हो जाएगी? तो आपको पता है कि सेल के अंदर डीएनए केवल क्रोमोसोम में ही नहीं होता है. मैनी सेल्स they have beyond this chromosomal DNA other type of DNA. One is present in mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं. इस पर भी तो कुछ जीन्स होते हैं. और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस के काम आता है, इसका भी अपना डीएनए होता है. So some of the genes which are present in mitochondria or they are present in chloroplast, they can also transmit or they can also inherit the traits into next generation. लेकिन इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिलेगी कि जब एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि साइटोप्लाज्म जो है वो मोस्टली कहाँ से आता है? एग का होता है. यानी कि अगले इंडिविजुअल में जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो जाइगोट का मोस्टली साइटोप्लाज्म किसका होता है? मदर का होता है. यानी कि अगर मेल में उसके माइटोकॉन्ड्रिया में कोई जीन है किसी ट्रेट के लिए, इट इज़ अनलाइकली दैट इट विल पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. लेकिन फीमेल के माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई स्पेसिफिक जीन है, इट विल डेफिनेटली पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो यहाँ पर हमको क्लैरिटी रहेगी, यहाँ पर कोई रेशियोज या प्रोपोर्शंस नहीं आएंगे. इस बात का बहुत ही कम चांस है कि मेल से कोई इनहेरिटेंस नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी. मोस्टली ये मदर से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी. इसीलिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस को कई बार मैटरनल इनहेरिटेंस नाम भी दिया जाता है. मैटरनल इनहेरिटेंस. जो स्नेल्स होते हैं, घोंगे होते हैं, उनकी जो ऊपर की कवरिंग होती है, वेदर इट विल बी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड, दैट इज़ अ मैटरनल ट्रेट. या फिर आप कभी कभी कुछ प्लांट्स देखते होंगे जिनकी लीव्स में वेरिगेशन होते हैं,
लीव्स जो है ग्रीन के साथ साथ येलो कलर की भी हो जाती हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, वो एक क्लोरोप्लास्ट डीएनए के थ्रू एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है. सो दैट इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा मेंडेलियन ट्रेड्स. मेंडेलिज्म के बियॉन्ड जेनेटिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया. समराइज अगर हम इस पूरी बात को करें तो हमने कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनका कंपैरिजन देखा. हमने एपिस्टेसिस की बात की, हमने प्लियोट्रॉपी की बात की और हमने मल्टीपल एलील्स के बारे में डिस्कशन किया. देन फाइनली वी टॉक्ड अबाउट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस, एंड वी डिड टॉक अबाउट sex linked inheritance. These are all different type of heredity patterns or heredity styles which do not follow conventional Mendelian style of pattern. So with this I conclude this video. If you want to learn more about these topics, then you can refer to these books from S. Chand Publishing, and in case you don't have hard copies of these books, the link for ebook has been provided in the description box. अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.